काहे का गणतंत्र। जी हाँ, काहे का गणतंत्र। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर यह लाइन सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा कि गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देने वाले दिन मैं ये कैसी नकारात्मक बात करने लगा। अगर ऐसा ख्याल आया है तो अगले कुछ मिनट तक दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़िए। थोड़ी देर बाद ही यदि आपकी जबान से भी यही लाइन नहीं निकल गई तो कहिएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से आज एक ऐसी दुखद कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आप जितना भीतर तक उतरते जाएंगे, आपकी कल्पनाशीलता जितनी गहरी होगी, कलेजा उतना ही पसीज के रह जाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद जावेद। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए दुखी आत्मा से कहते हैं कि मेरी पत्नी और छोटी बेटी बार बार कहती थी कि सामाजिक कार्य छोड़ छाड़ के चुपचाप घर पर बैठ जाइए। काश मैंने उनकी बातें सुन लिया होता तो आज मेरा परिवार इतना प्रताड़ित न होता, बेघर न होता। यानी समाज सेवा के जिस फार्मूले पर महात्मा गांधी ने भारत को आजादी का रास्ता दिखाया, आज वही समाज सेवा न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए अपराध बन गया है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि देश या प्रदेश में कहीं कोई घटना घटी, आपने उस पर पुलिस की हरकतें देखते हुए, एक तरफा कार्रवाई को देखते हुए सवाल कर दिया, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, उसी संविधान से निकलता है जिस संविधान के पूर्णतया लागू होने पर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आपने कुछ सवाल कर दिए और आप पर एनएसए समेत तमाम आपराधिक धाराएं लगा दी गईं। आपको बुरी तरह से मारा पीटा गया, 21 महीने तक जेल में रखा गया, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, सबको प्रताड़ित किया गया, समाज ने भी मदद नहीं किया और धनाधन आपके घर को जमींदोज कर दिया गया। आप जेल में बंद टीवी पर अपने घर को गिरते हुए, अपने घर को लुटते हुए देखते रहे। आपकी पत्नी, आपकी बेटी कहीं और से टीवी पर अपने परिवार को, अपने घर को उजड़ते हुए देखते रहे और आत्मा की गहराइयों से रो रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। देश की न्यायपालिका इतनी दुरुस्त कि 10 महीने बाद पहले सुनवाई होती है मगर निकलता कुछ भी नहीं, और 21 महीने बाद न्यायपालिका को इन सभी मुकदमों में एक तिनका तक नहीं मिलता जो मोहम्मद जावेद को अपराधी करार दे। उल्टे न्यायपालिका जावेद की तारीफ करती है, उन्हें भारत प्रेमी बताती है। ये पूरी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। 24 जनवरी को दवायर पर हर्ष मंदर, जो कि समाज में शांति और न्याय दिलवाने के लिए कार्य करते हैं, लेखक हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखा है। आधी रात के बाद जब मैं ये कहानी बिस्तर पर लेट कर पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और तभी ख्याल आया कि काहे का गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का तंत्र, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें असली मालिक आप हैं, यानी जनता है। जनता ही अपनी सत्ता चुनती है। यहाँ कोई राजशाही नहीं, संविधान सबसे ऊपर होता है। मगर सवाल यह है कि जब उसी संविधान की प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं, उसी संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिया है, यदि हम उन्हें ही नहीं मानते, यदि जनता की चुनी हुई सत्ता उन्हीं संवैधानिक अधिकारों को खुलेआम रौंद देती है, तो फिर काहे का गणतंत्र। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी जबान से भी ये सवाल निकलेगा। तो आप सभी से गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ ये निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो सवाल मेरे मन में उठा वो आपके मन में भी आया कि नहीं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और इसे तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने बार बार ये महसूस किया है कि जब भी ऐसी कोई कहानी लेकर आता हूं तो अचानक से व्यूज गायब हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, कोई साजिश है क्या, हमें नहीं पता। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी आवाज बुलंद होती रहे और भविष्य में भी हम भारत को गणतंत्र बुला सके। अभी जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, इसमें भी देश के गोदी मीडिया का बड़ा रोल है। एक सीधे साधे सज्जन सामाजिक कार्यकर्ता को गोदी मीडिया कैसे आतंकवादी बना सकता है, देखते जाइए। 27 मई 2022 को गोदी मीडिया के एक चैनल टाइम्स नाउ पर मुर्गा लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। भारत समेत विदेशी मुसलमानों ने भी गुस्सा जाहिर किया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 3 जून 2022 को यूपी के कानपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने भीड़ को मारपीट कर हटाया, कई लोगों को गिरफ्तार किया और फिर ये आग देश के कई हिस्सों में फैल गई। इसमें रांची, हावड़ा, भिवंडी और उदयपुर सब लपेटे में आ गए। पत्थर फेंके गए, पुलिस फायरिंग हुई और इन नफरती हमलों में कई लोगों की मौत भी हो गई। इन तमाम पुलिसिया कार्रवाई में रामराज्य की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे थे और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से क्षुब्ध होकर प्रयागराज के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दिया। इस पोस्ट में इन्होंने लिखा कि कानपुर में हिंसा क्यों हुई, आखिर राज्य सरकार असली बीमारी का इलाज क्यों नहीं करती।
नुपुर शर्मा और नरसिंहानंद जैसे लोग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कब तक आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहेंगे और सरकार तथा पुलिस चुप रहेगी? इन लाइनों को अपनी स्क्रीन पर देखिए, दूरबीन लगा कर देखिए। इनमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और परिवार को बर्बाद करने का लाइसेंस देती है? क्या इन लाइनों में आपको ऐसा कुछ भी दिखता है जो किसी की जिंदगी भर की कमाई से बना घर मिट्टी में मिलाने के लिए काफी हो, किसी के मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए काफी हो? बहरहाल अगले हफ्ते 10 जून 2022 को प्रयागराज में शुक्रवार की नमाज होनी थी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद जावेद इन प्रदर्शनकारियों में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो फेसबुक पर पोस्ट करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील किया था और ये भी कहा था कि शुक्रवार की नमाज के बाद इकट्ठा न हो और अपने अपने घर चले जाएं। दुआ करें कि सद्भाव, शांति और प्यार बना रहे। मगर ऐसा लगता है कि सद्भाव, शांति और प्यार का यह संदेश ही सत्ताधारियों को चुभ गया, क्योंकि आप तो जानते हैं, जब नफरत के बीज से सत्ता का पेड़ उगा हो तो शांति, सद्भाव और प्यार का आह्वान उसके लिए पेड़ सूखने का डर पैदा करते हैं। वही हुआ। 10 जून को पुलिस ने जावेद समेत 125 और लोगों को हिरासत में ले लिया और इन लोगों को उठाने के बाद पूरी रात पुलिस लाइन में जमीन पर बैठाकर रखा गया और अगली सुबह सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जावेद को पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बुरी तरह से पीटा। उनसे कहा कि मेरे चप्पल चाटो और ये भी कहा कि तुम लोग जिहादी सोच वाले हो। जावेद बताते हैं कि पुलिस वालों ने कई लोगों को बुरी तरह से पीटा, टॉर्चर किया और खाना पीना कुछ भी नहीं दिया। रात के अंधेरे में उन्हें नैनी जेल ले जाया गया, मगर पुलिस ने जिन लोगों के साथ बुरी तरह से हिंसा किया था, मारा पीटा था, वो बहुत बुरी तरह से घायल थे, खून से लथपथ थे। उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ जावेद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उन्हें भी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अब आप जावेद के परिवार की कहानी सुनिए। उनके घर पर पत्नी, 2 बेटियां और एक गर्भवती बहू थी। जब परिवार का मुखिया इस तरह से पुलिस हिरासत में है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार में महिलाओं का हाल क्या रहा होगा। और उन परिस्थितियों के बारे में सोचिए जब मुखिया जेल में है और सोशल मीडिया पर इन लोगों के घर को गिराने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों की बातें पूरी तरह से खुलेआम धमकी देने वाली थी और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि उनका प्रशासन विरोध प्रदर्शनों से सख्ती से निपटेगा, जिसमें एनएसए के तहत गिरफ्तारियां और तोड़फोड़ भी शामिल है। अब आप तो जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बिना मुकदमे के किसी आरोपी को 1 साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक को इसी के तहत कैद में रखा गया था। सोशल मीडिया पर जब घर गिरने की बात बार बार होने लगी तो सामाजिक कार्यकर्ता जावेद की बहादुर बड़ी बेटी ने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त किया कि सरकार उनके घर पर बुलडोजर चला सकती है। उसी दिन आधी रात को पुलिस की एक यूनिट जावेद के घर पहुंचती है, जिसमें महिला पुलिस भी थी और उन्होंने परिवार से कहा कि आप लोग पुलिस के लॉकअप में जावेद से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उन्हें कुछ कपड़े और दवाइयां भी दे सकती हैं। इतना सुनते ही जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और उनकी छोटी बेटी सुमैया फातिमा जल्दी जल्दी सामान पैक करके महिला अधिकारियों के साथ चल पड़ी। लेकिन पुलिस लॉकअप में उन्हें जावेद से मिलाना तो दूर की बात है, उल्टे उन्हें भी थाने में बिठा लिया गया। लकड़ी के बेंचों पर मां बेटी को पूरी एक डरावनी रात बितानी पड़ी। इन कहानियों को सुनते हुए आप अपने अपनों को इस कैरेक्टर में घुसा कर देखिए तो सही, समझ में आएगा कि ये परिवार किस हद तक डराया गया था। क्योंकि अमृत काल है, सबका नंबर आएगा, कोई बचेगा नहीं। आगे सुनिए। घर तक पहुंचकर पुलिस वालों ने मां बेटी को बुलाया था कि चलो अपने पिता और पति से मिल लो, उन्हें कपड़े और दवा दे दो। उल्टे मां बेटी को भी थाने में बिठा लिया। अगला दिन भी बीत गया, लेकिन पुलिस ने मां बेटी को रिहा नहीं किया। दूसरी रात आ गई। इस बार उन्हें थाने के भीतर जमीन पर लेटने और सोने के लिए दरी पकड़ा दी गई। तीसरा दिन आया तो पुलिस ने जावेद की पत्नी और बेटी को रिहा कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि अपने घर मत जाना और मां बेटी को उनके एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर घर जाने से क्यों रोका गया, तो आगे की कहानी सुनिए। उसी सुबह मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। घर पर बड़ी बेटी और गर्भवती बहू थी। गिरफ्तारी के डर से वो पहले ही घर छोड़कर भाग गई थी, यानी घर पर कोई भी नहीं था और बुलडोजर चला दिया गया। उधर हथियारबंद गार्ड्स की निगरानी में जावेद जिस अस्पताल में यानी जेल अस्पताल में थे, वहां एक टेलीविजन लगा हुआ था। यानी जेल के अस्पताल में जावेद को भर्ती किया गया था और वहीं पर लगे टीवी में 12 जून 2022 को रविवार के दिन जावेद देखते हैं कि टीवी पर उन्हें विरोध प्रदर्शनों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और बुलडोजर से उनका घर गिराया जा रहा था। वो हैरान भी थे और दुखी भी थे, मगर कर भी क्या सकते थे। एक तरफ जेल के अस्पताल में जावेद खुद को अपराधी बताया जाना सुन रहे थे और अपने
अपने घर पर बुलडोजर चलता हुआ देख रहे थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बेटियां रिश्तेदारों के घर पर टीवी में अपने घर को गिरता हुआ देख रहे थे। समझने वाली बात यह है कि वो 2 मंजिला घर जिस जमीन पर बना था वो जावेद की पत्नी परवीन का था, यानी उसके मालिक जावेद थे भी नहीं, मगर फिर भी अमृतकाल वाला कानून लागू हो गया। अधिकारियों ने दावा किया कि यह घर अवैध रूप से बना था और उन्होंने 25 मई को ही नोटिस भेज दिया था, लेकिन परिवार ने इस बात से इनकार किया और कहा कि सिर्फ एक रात पहले नोटिस चिपकाया गया, वो भी तब जब घर पर कोई था ही नहीं। यानी 3 सदस्य कहीं जेल कहीं थाने में बिठाए गए थे और 2 लोग गिरफ्तारी के डर से भाग चुके थे। जो नगरपालिका घर पर बुलडोजर चला रही थी और उसे अवैध बता रही थी, वही नगरपालिका पिछले कई सालों से उसी घर का टैक्स भी वसूल रही थी। तब इन बेईमान और गद्दार अधिकारियों को याद नहीं आया कि वो घर अवैध है, जबकि उसी गली में दर्जनों घर थे, सब उसी तरह के थे जैसा परवीन फातिमा का था। कहीं और कुछ अवैध नजर नहीं आया। जब बुलडोजर घर गिराने जा रहा था तो अधिकारियों ने पड़ोसियों से कहा कि घर में जो कीमती सामान है, कुछ मिनट का टाइम है, निकाल लो। लेकिन ज्यादातर पड़ोसी इतने डरे हुए थे कि हिल भी नहीं पाए। कुछ भाग कर अंदर गए, कीमती चीजें उन्हें दिखी, बाहर निकाल कर लाए और फिर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर के साथ साथ आतंकी मीडिया का आतंक भी चलने लगा। गोदी मीडिया के लपट झंडे से बुलडोजर चलता देख खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। कुछ ने यहां तक कह दिया कि ये किसी आदमी का घर नहीं, एक दंगाई का घर है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कोई कह रहा था कि देखो इसके पास कितनी किताबें हैं, आतंकवादी बनने की बजाय किताब पढ़नी चाहिए थी। बुलडोजर चल गया, घर गिर गया, पत्रकार और प्रशासन चले गए और इसके बाद आई लुटेरों की भीड़ जो मलबे में से कुछ लूट लेने की कोशिश कर रही थी। जावेद उस पल को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर से आत्मा रो रही थी। ये सारा दृश्य देखकर मैं रोने लगा और जल्द ही मेरे साथ मौजूद वहां पर अन्य लोगों की आंखें भी भर आईं, वो भी रोने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप टीवी देखना बंद करिए। लेकिन मैं नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। हटाता भी कैसे? आखिर मेरी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी को मलबे में बदल दिया गया था और मैं यही सोच रहा था कि क्या मेरी समाज सेवा की वजह से मेरे परिवार को यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मेरी पत्नी और छोटी बेटी ने कितनी बार मुझसे कहा था कि यह सब छोड़ दीजिए, चुपचाप घर पे शांति से रहिए, मगर मैंने उनकी बात नहीं माना। काश के मान लिया होता तो आज मेरे घर वाले बेघर नहीं होते। आप भी अपने स्क्रीन पर इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। इस घर की नक्काशियों, इसके डिजाइन और एक एक हिस्से को करीब से निहारिए। हर ईंट के साथ कितने सपने और कितने अरमान जुड़े होंगे। जावेद और उनके परिवार ने इस घर में कौन कौन से सपने नहीं देखे होंगे, इसे बनाते वक्त क्या क्या नहीं सोचा होगा, मगर वो तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा जो अस्पताल के बेड पर बैठकर जावेद देख रहे थे। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए और गणतंत्र दिवस का नारा लगाइए, हिम्मत करिए, देखिए आवाज निकलती है कि नहीं। घर गिरने के बाद जावेद की पत्नी और बेटियों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो जा सकती। कुछ रिश्तेदारों ने कुछ रात के लिए पनाह दिया, लेकिन सबके मन में डर था कि कहीं उनके घर पर भी बुलडोजर न चल जाए, क्योंकि बुलडोजर तो अंधा है, वो तो पागल है, कहीं भी किसी पर भी चल सकता है। उसके ऊपर कोई नियम, कोई कानून, कोई संविधान लागू नहीं होता। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर जब जावेद की बेटियों से बात करते हैं तो बेटियां रोते हुए कहती हैं कि अपने घर को टूटते हुए देखना, इससे ज्यादा पीड़ा की बात कोई हो नहीं सकती और जेल भी शायद इतनी बुरी नहीं होती। ऐतिहासिक शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज बुलडोजर के कहर से इतना डरा हुआ था कि लोग इस परिवार को किराए पर मकान भी देना नहीं चाहते थे। अंत में दूर के एक रिश्तेदार ने उन्हें शहर के बाहर किसी इलाके में छोटा सा घर किराए पर दिया। तभी खबर मिली कि जावेद को इलाहाबाद से 320 किलोमीटर दूर देवरिया जेल में भेज दिया गया। यानी अब परिवार का उनसे मिलना जुलना भी और ज्यादा मुश्किल हो गया। बेटियां कहती हैं कि जेल बहुत महंगी जगह है। हर बार जब हम मिलने जाते थे तो पैसा लगता था। हम उन्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे देते थे और फिर रहने के लिए घर का किराया भी देना था। हमारा घर, सामान, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पिता जेल में थे, कमाने वाला कोई भी नहीं था और तो और समुदाय के लोग भी हमारी मदद करने से कतराते थे, डरते थे कि कहीं उनकी निशानदेही ना हो जाए, पहचान करके उन्हें भी परेशान न किया जाए। बड़ी कठिनाई से हमने वो महीने बिताए। अब जरा कानूनी कहानी सुनिए। शुरुआत में मोहम्मद जावेद पर 5 अपराधों के आरोप लगाए गए थे और इसके बाद उन पर रासुका के तहत भी आरोप लगाया गया, मगर वकील की इजाजत नहीं मिली, यानी उनको वकील नहीं दिया गया, यानी जमानत की संभावनाएं खत्म हो गई। प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ उनकी याचिका पर पहले सुनवाई करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 महीने का वक्त लगता है और 10 महीने में भी कोई आदेश नहीं आया। इसके बाद मोहम्मद जावेद के खिलाफ 3 और आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उन पर गैंगस्टर एक्ट से लेकर तमाम
तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और तो और पुलिस ने यह भी आरोप लगा दिया कि जब बुलडोजर से उनका घर गिराया जा रहा था तो घर के भीतर से 12 बोर की और 315 बोर की पिस्तौल बरामद हुई, जबकि जब बुलडोजर से घर गिराया जा रहा था तो वहां तमाम कैमरे थे, भीड़ थी, तथाकथित पत्रकार भी थे, मगर उस दौरान किसी को पिस्तौल नजर नहीं आई। बाद में पुलिस वालों को पिस्तौल मिल गई। कहां से मिल गई होगी ये आपको पता है। इसके बाद 21 महीने गुजर गए। तमाम तरीके के आरोप और अपराधी होने के दंश झेलने के बाद मोहम्मद जावेद को अदालत ने रिहा कर दिया। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने कहा क्या। जिला अदालत के जजों ने पाया कि जावेद का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज ही नहीं था। पुलिस ने दावा किया कि जावेद का आपराधिक इतिहास है, लेकिन पुलिस ये भी नहीं बता पाई कि जावेद को कब और किस अपराध में कोई सजा मिली है। यानी मुंह उठाकर किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देना है, यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस का सच। मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो जस्टिस विक्रम डी चौहान ने 5 फरवरी 2024 को जावेद को जमानत देते हुए अपने आदेश में साफ साफ कहा कि पुलिस के आरोप अस्पष्ट थे, उनका कोई ठोस आधार नहीं था और पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि जावेद को किसी गैंग का लीडर या ऑर्गेनाइजर बताया जा सके। जस्टिस चौहान ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि मोहम्मद जावेद की किसी हिंसा में मुख्य भूमिका थी या फिर किसी भी तरह से उन्होंने भीड़ को उकसाया था। उल्टे जस्टिस चौहान कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए हम आवेदक को जमानत देते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस जानकारी या सबूत नहीं है। वहीं जस्टिस अजय भनोट ने इस पूरे मामले से जावेद को पूरी तरह से बरी कर दिया। जस्टिस भनोट ने तो यहां तक कह दिया कि यह व्यक्ति कानून को मानने वाला नागरिक है जो देश की एकता और अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे को अपने दिल के बहुत करीब रखता है। मोहम्मद जावेद ने न तो ऐसा कोई मैसेज पोस्ट किया और न ही करेगा जो समाज में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़े। यानी जज ने मोहम्मद जावेद को इतनी गहराई से समझ लिया कि उनको कहना पड़ा कि न तो इस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है और भविष्य में भी वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जिससे सामाजिक सद्भाव को खतरा पैदा हो। यानी सोचिए पुलिस के आरोप क्या थे, गोदी मीडिया ने कैसे एक सामाजिक शांति प्रिय व्यक्ति को आतंकवादी बना दिया और जज कहते हैं कि यह व्यक्ति देश की एकता और अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। जस्टिस भनोट ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसके लिए मोहम्मद जावेद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और न ही इन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है। यानी योगी की पुलिस ने प्रयागराज के एक मुस्लिम कार्यकर्ता को अच्छी बात कहने के लिए तमाम मुकदमे लाद दिए, रासुका तक लगा दिया, उनके साथ कथित रूप से मारपीट हुई, पत्नी और बेटी को थाने में बिठाए रखा, 2 रात तक थाने में बिठाए रखा, गर्भवती बहू को घर छोड़कर भागने पर मजबूर किया, जिंदगी भर की कमाई से बना हुआ घर तोड़ दिया, सड़क पर खड़ा कर दिया, जीवन के 21 महीने नर्क से भी बदतर बना दिए। और जब बात सबूत देने की आई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा की तरह खाली हाथ भोलानाथ हो गई। अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया, जमानत दिया, बरी हुए क्योंकि कोई सबूत नहीं था। उल्टे इन्हें देश और समाज के लिए बेहतरीन इंसान बताया गया। इतना सुनकर आपको लगता है कि अदालत ने बहुत अच्छा काम किया, मगर जरा ध्यान दीजिए कि क्या अदालत ने पूरा काम किया? नहीं। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे थे कि न्याय अगर देरी से मिले तो वो सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि न्याय का नष्ट हो जाना है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जवाबदेही की। पुलिस के जिन अधिकारियों ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ इतनी ज्यादा शैतानी हरकतें की, जिन्होंने मोहम्मद जावेद और उनके परिवार को, पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह किया, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए था? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट को उन अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए था कि क्या देखकर उन्होंने इस परिवार को इतना प्रताड़ित किया, इतने सारे मुकदमे लाद दिए, उनका घर तोड़ दिया? सोचिए कितना आसान है कुछ बिकाऊ और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए किसी की जिंदगी तबाह करना। सत्ताधारियों की चाटुकारिता में जो अधिकारी जनता के नौकर है, जो सत्ताधारी जनता के सेवक है, वो कैसे तानाशाह बन जाते हैं। देखिए किसी की जिंदगी भर की कमाई बुलडोज कर दी गई, परिवार को तबाह कर दिया गया और अधिकारी प्रमोशन लेकर घूमते रहेंगे। क्या इससे कोई बदलाव आने वाला है? मोहम्मद जावेद के वो 21 महीने जो नर्क से भी बदतर बना दिए गए, कौन लौटाएगा? वो घर जो उनकी आंखों के सामने मलबे में तब्दील कर दिया गया, उसे कौन लौटाएगा? और जो दुख प्रताड़ना इस परिवार को मिला, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आदेश दिया था। अधिकारियों ने कायदे से काम नहीं किया तो अधिकारियों की पेमेंट रोक दी गई। सवाल है कि देश भर की अदालतें जवाबदेही तय क्यों नहीं करती? ऐसे तो जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए डर और भय का माहौल बनाना चाहते हैं वो सफल होते रहेंगे। समाज को डराना था, धमकाना था, उनका काम तो पूरा हो गया और बाद में अदालतें भी रिहा करके हीरो बन गई। मगर सवाल यह है
कि इस पूरी कहानी में जो विलन है उसको सजा क्यों नहीं मिली, और यदि सजा नहीं मिलेगी तो फिर इस तरह की घटनाएं नॉन स्टॉप चलती रहेंगी और चल भी रही हैं। सजा का प्रावधान इसलिए होता है कि अपराध को रोका जाए। सजा सिर्फ किसी को कष्ट पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपराध को थामने का एक तरीका भी है। यह पूरी कहानी लिखने से पहले हर्षमंदर मोहम्मद जावेद से दिल्ली में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनकी बेटी के घर पर मिलते हैं, जो कि 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट है। यानी कहां एक आलीशान घर में जावेद रहा करते थे, वो अमृतकाल का शिकार हो गया और 59 साल के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जावेद के जीवन में रहा तो सिर्फ अफसोस। परंतु इसके बाद भी तमाम दुखों को अपने भीतर समेटते हुए मोहम्मद जावेद टूटे नहीं हैं। उनकी एक बेटी रिसर्चर है, एक्टिविस्ट है और दूसरी भी पढ़ाई कर रही है। लेकिन सवाल उस व्यवस्था का है जो व्यवस्था आज गणतंत्र दिवस मना रही है। साल के 2 दिन हम लोगों ने झंडा फहराने, लड्डू खाने और एक दूसरे को बधाई देने के लिए फिक्स कर रखा है। फोटो खिंचाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए और रील बनाने के लिए फिक्स कर रखा है। मेरी नजर में यह विशुद्ध ढकोसलेबाजी है। गणतंत्र दिवस इसलिए खुशियों का दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन भारत में संविधान लागू हुआ और इसे भारत गणराज्य कहा गया, यानी जनता का राज। लेकिन सवाल यह है कि जब उसी जनता के अधिकार और उसी संविधान द्वारा दिए गए अधिकार सरेआम लूटे जा रहे हों, तो फिर खुशी मनाने से पहले एक बार अपने भीतर झांक लेने की जरूरत है और सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या बिना दोष सिद्ध हुए किसी का घर गिराया जा सकता है? आखिर पुलिस और अन्य सरकारी विभागों को सजा देने का अधिकार किसने दिया? क्या इस देश में न्यायपालिका खत्म हो चुकी है? अगर न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका करेगी तो फिर जुडिशरी के रखने की जरूरत क्या है? जिस संविधान के लागू होने की खुशी आज हम सब मना रहे हैं, उसी संविधान का आर्टिकल 21 हमें जीवन और आवास का अधिकार देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया, मगर वो आदेश भी अधूरा नजर आता है और उस आदेश को देखने के बाद लगता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। यानी पुरानी जो कार्रवाइयां हुई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मोहम्मद जावेद के मामले में सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण मामला कि यह संपत्ति पत्नी की थी, घर परवीन फातिमा के नाम पर था, जावेद इसके मालिक नहीं थे, फिर भी बुलडोजर चल गया। यानी परिवार के एक व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगा दो, पूरे परिवार को सजा दे दो। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। यानी नोटिस देने का मतलब होता है कि दूसरे पक्ष को पता चले, वो अपना जवाब दे। यहाँ आधी रात को कथित रूप से नोटिस लगा दी गई जब घर पर कोई था ही नहीं। यानी यहां नोटिस देना धोखा बना दिया गया, किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह गया। फेसबुक पर समाज और देश के हित की बात करना भी पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए देशद्रोह बना दिया गया है। एक मुकदमा कमजोर होता हुआ दिखता है तो दूसरे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। बिना ट्रायल के महीनों सालों तक जेल में रखना भाजपाई सिस्टम की आदत बन चुकी है और इन सब में न्यायपालिका का भरपूर सहयोग नजर आता है। बाकी मीडिया तो कब्जे में है ही। किसी का घर गिरता हुआ देख मीडिया जश्न मनाता है। यही काम तो आतंकवादी भी करते हैं। किसी देश में हमला होता है, वहां के लोग मरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खून बहता है तो आतंकवादी जश्न मनाते हैं। फिर भारत के मीडिया और आतंकवादियों के बीच फर्क क्या रह गया? बस यही कि उनके हाथ में बंदूक है और इनके हाथ में माइक है। वैसे तो दवायर की इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में भी बुलडोजर की क्रूर कार्रवाई पर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बताया गया है जो कि दिल को झकझोर देने वाला है। मगर सब में कहानी का मूल वही है जो हमने आपको बताया, जो मोहम्मद जावेद के मामले में सामने आया। कश्मीर में सैकड़ों लोगों के घर को बम से उड़ा दिया गया महज आरोपों के आधार पर। आर्टिकल 14 ने 2023 में एक रिपोर्ट दिया था और बताया था कि 9 साल में 101 केस ऐसे हुए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इस तरह के दूसरे कानूनों का कथित दुरुपयोग हुआ। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम कबाड़ वाले की दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया, याद तो होगा ही। ग्लोबल एडवोकेसी ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें भाजपा शासित 4 राज्यों में 128 तोड़फोड़ की घटनाओं का अध्ययन किया गया और पता चला कि राज्य के अधिकारी ये सुनिश्चित करने में पूरी तरह से फेल रहे कि इस तरह की तोड़फोड़ से प्रभावित लोगों को कोई उचित कानूनी सुरक्षा मिली। यानी घर गिरा दिया गया, मगर पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा कैसे मिली कि नहीं मिली कोई नहीं जानता। साल 2025 में आर्टिकल 14 ने रिपोर्ट किया कि कैसे महाराष्ट्र के मंत्री राणे ने मुसलमानों को पाकिस्तानी दलाल, हरा सुअर और हरा सांप कहकर उन्हें कपड़े उतार कर पीटने की धमकी देकर हिंदुओं से उनका बहिष्कार करने और मस्जिद को गिराने की अपील करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाया। इस व्यक्ति के खिलाफ 20 FIR दर्ज हुई और फिर भाजपा ने इसे इनाम देते हुए कैबिनेट मंत्री बना दिया। फरवरी 2025 में इंडिया हेट लैब ने पिछले साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच के 1165 घटनाओं को नोट किया और इसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दिए थे और ज्यादातर यानी 98.5% से भी ज्यादा घटनाओं में निशाने पर मुसलमान था। अब आप जरा सोचिए कि यदि घर का मुखिया ही यानी देश का मुखिया ही देश को बांटने वाली बात करता हो तो कौन बचा सकता है? जवाब है न्यायपालिका। लेकिन अगर वो खुद उस मुखिया से बची हो तब तो, यदि न्यायपालिका का मुखिया देश के मुखिया के लोगों के यहाँ आए दिन हलवा पूड़ी खाने पहुंच जाता हो, फोटो खिंचाता हो, तो फिर आप इसकी उम्मीद, न्याय की उम्मीद कहां से कर सकते हैं? अब आप दर्शक बताइए कि वीडियो की शुरुआत में मैंने जो बोला था, जो सवाल किया था, वो वाजिब है कि नहीं?
एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आवाज उठाते रहिए, बोलते रहिए। जब तक बोलेंगे, जब तक बोल पाएंगे, तभी तक गणतंत्र है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।